नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज के दूसरे भाग को लेकर चलेंगे। डिटेल से अध्ययन करेंगे, सरल भाषा में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा पहला भाग नहीं देखा है उसको देख लीजिए और भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि क्लियर समझ में आएगा पहला भाग देखने के बाद। तो चलिए पंचायती राज की हम लोग दूसरा भाग को देखते हैं। ग्राम सभा। ग्राम सभा छत्तीसगढ़ पंचायती राज ग्राम सभा, जिसका आर्टिकल 243A में वर्णन किया गया है। हर गांव में एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा उन लोगों से मिलकर बनती है जिनके नाम उस गांव की मतदाता सूची में दर्ज है। ग्राम सभा लोगों को एक स्थानीय मंच प्रदान करता है जहां वे स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं। अर्थात मान लीजिए यहाँ पर जितने लोग गांव के निवासी हैं और उनका नाम 18 साल से ऊपर है और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। अगर बच्चे अच्छे हैं, जिनका नाम दर्ज नहीं है, वो मतदाता सूची के अंतर्गत नहीं है, तो ग्राम सभा के सदस्य नहीं कहलाएंगे। जहां एक से अधिक ग्राम इसमें शामिल है, वहां सबसे अधिक आबादी वाली ग्राम सभा के नाम पर ग्राम सभा का नाम रखा जाता है। ग्राम सभा 200 या उससे अधिक जनसंख्या होना आवश्यक है। पहली बात तो जनसंख्या 200 होनी चाहिए। कभी कभी हमारे पास ऐसे छोटे छोटे गांव होते हैं जिनकी महज मतदाता सूची में 40-50 या 50-60 या 100 इस प्रकार के मतदाता सूची में रहते हैं। तो 2-4 ग्रामों को मिला के कम से कम उनकी जनसंख्या 200 हो जाए तो एक ग्राम पंचायत बना दिया जाता है। राज्यपाल किसी ग्राम या ग्राम के समूह को ग्राम घोषित कर सकता है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 ग्राम सभा को विशेष अधिकार देता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायतों को कार्यों की निगरानी कर सकती है और उन पर सवाल उठा सकती है। ग्राम सभा गांवों के लिए वार्षिक योजना पारित कर सकती है, जिन्हें कि उच्च स्तर की पंचायती राज संस्थाओं को अपनी योजनाओं में शामिल करना होता है। ग्राम सभा 3 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के अपने निर्णय को ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना खुद क्रियान्वित कर सकती है। कुल मिलाकर ग्राम पंचायत लगाम लगाती है ग्राम पंचायतों पर। जो ग्राम सभा है उसके जो व्यक्ति हैं, उसके जो सदस्य हैं, वो लगाम लगा सकते हैं उनके हाथ से निकलने का या भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं अगर आप में जागरूकता हो। ग्राम सभा का आयोजन की बात किया जाए तो ग्राम सभा का आयोजन पंचायत सचिव का करना चाहिए। पंचायत सचिव जो होता है वो करने को बुलाने काम उसका होता है, और ग्राम पंचायत प्रधान को ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करवाना होगा। ग्राम पंचायत प्रधान कौन? सरपंच हो या उप सरपंच, वो बैठक का आयोजन करवाएगा। अध्यक्षता सरपंच या उप सरपंच और दोनों की अनुपस्थिति में, वैसे नियम है अध्यक्ष सरपंच हो गया, उप सरपंच होगा। अगर दोनों अनुपस्थित तो ग्राम सभा का कोई वरिष्ठ व्यक्ति कर सकता है या ग्राम सभा द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति कर सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में बैठक की अध्यक्षता जनजातीय समुदाय के एक सदस्य द्वारा की जाएगी, न कि सरपंच और या उप सरपंच। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि जनजातीय क्षेत्र अगर है तो जनजातीय क्षेत्र में वहाँ पर सरपंच उप सरपंच नहीं करेगा, बल्कि जनजातीय कोई व्यक्ति उस चीज़ का सदस्य है वो उसका नेतृत्व करेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ग्राम है और ग्राम में सबसे पहले आपको एक सूचना दी जाएगी। सूचना प्रेषित कर दी जाएगी कि भाई इस फला दिन में फला समय पर यहाँ पर संगठन बैठेगा, सम्मेलन बुलाया जा रहा, इस प्रकार सूचना दे दी जाएगी। इसके बाद एक आयोजन किया जाएगा, सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष या तो पंच होगा, सरपंच होगा या उप सरपंच होगा, और सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित है तो ग्राम का कोई भी व्यक्ति जिसको लोग चुने वो उसका सदस्यता करेगा। ग्राम सभा की बैठक की बात किया जाए तो बोला गया ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 6 बैठक अनिवार्य है। निम्न 4 तिथियों को प्रारंभ होने वाली सप्ताह में बैठक अनिवार्य रखा है। मैंने 4 तिथि जो है 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर को तो होगा ही। मैंने 4 तो सही समय पर ही होगा। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, 20 अगस्त राजीव गांधी जी की जयंती है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है। इन जयंतियों पर अनिवार्य है 23, 14, 20 और 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर को, और कुल मिलाकर 6 बैठक होगी। इससे भी ज़्यादा अगर कराना चाहे तो आप करा सकते हैं। इसके अलावा यदि ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में मांग की जाए तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन करना आवश्यक होगा। माना गांव की कुल संख्या मान लीजिए 300 है, ऐसे समझ लीजिए जनसंख्या 300 है और 300 गुणी 1/3 यानी 100 व्यक्ति अगर मांग करते हैं तो फिर से ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना 30 दिन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। कोरम
अब कोरम को हम लोग समझ लेते हैं कि कोरम क्या होता है। तो जैसे गांव सभा की बैठक में कुल सदस्य संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 महिलाएं होगी, उसको हम लोग कहेंगे कोरम। कोरम माने बैठक, माने कितने लोग उपस्थित हो कि ग्राम सभा की स्टार्ट किया जाए। जैसे मैं बुलाया और पता चला कोई आया ही नहीं, तो कहाँ से मैं सम्मेलन स्टार्ट करूँगा। आप समझने की कोशिश, इसको बोलते हैं कोरम। कोरम कोरम क्या होता है? ग्राम सभा के लिए 1/10। अगर यहाँ पर मान लीजिए 1/10 होने ही चाहिए, और अच्छे ढंग से समझाऊँ तो माना गाँव की कुल संख्या 300 है, 300 मान लीजिए। अब 300 गाँवों की संख्या है, तो 300 का 1/10 कितने होते? 30 व्यक्ति होते हैं। तो कम से कम 30 व्यक्ति तो उपस्थित हो भैया। 30 व्यक्ति से अगर कम हुआ तो फिर मुश्किल हो जाता, नहीं होगा सम्मेलन यहाँ। और 30 गुणा का 1/3, अब 30 का 1/3 10 महिला। माने इस प्रकार बोल सकते हो इसमें कि 20 पुरुष और 10 महिला, टोटल उसमें 20 पुरुष और 10 महिला, कम से कम यहाँ पर 30 लोग उपस्थित हो। अधिक चलेगा, कम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि 40 व्यक्ति उपस्थित हो गए, महिला एक भी नहीं है, तो भी नहीं हो पाएगा। इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया कि 1/10 होना चाहिए, उसमें भी 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, तब सम्मेलन स्टार्ट होगा। स्थगन कार्रवाई संयुक्त सम्मेलन की बात किया जाए, यदि बैठक में कोरम पूर्ति नहीं होती, अगर बोलोगे सर नहीं आए, बुलाए नहीं, तो क्या होगा? तो अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित किया जाता है एवं आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित किया जाता है। स्थगन के बाद की बैठक या सम्मेलन में कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं है, परंतु इस बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। अर्थात ये हुआ, मान लीजिए कोरम पूर्ति नहीं है, पहले बुलाया 1 तारीख को कोई आया ही नहीं, 20-25 लोग आए, 30 की क्राइटेरिया हो ही नहीं रहा, 300 गांव है तो 300 मतदाता सूची में। मैं बोलूँगा भैया अगले तारीख माने अगले महीने के 1 तारीख को फिर से होगा। 1 तारीख को फिर बुलाया, फिर नहीं आए तो ऐसा नहीं कि स्थगित हो जाएगा, वो चलेगा सम्मेलन कोरम पूर्ति के बिना भी चलेगा, परंतु कोई नया विषय इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। ग्राम सभा की लगातार 3 बैठक में कोरम पूर्ति न होने पर संबंधित पंच या सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा तथा 2 आगामी ग्राम सभा में कोरम पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। फिर भी कोरम पूर्ति न होने पर पद से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है, परंतु उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। मैं आपको अगर 3 बार बैठक हुआ, तीनों बार में कोरम पूर्ति नहीं हुआ यहाँ पर, तो मैं आपको नोटिस जारी करूँगा भाई क्यों नहीं हो रहा वहाँ पर, और आपको 2 चांस और दिया जाएगा, 2 बैठक और उसमें आप कोरम पूर्ति करो, उसमें भी कोरम नहीं पूर्ति करे तो आपको हटाने की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। ग्राम सभाओं के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होने पर ग्राम पंचायतों के समस्त ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें लिया गया निर्णय प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णय कहा जाएगा, माने सबको मानना होगा। अब थोड़ा सा ग्राम पंचायत के बारे में जिक्र कर लेते हैं। भाई ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत गांव स्तर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। माने यहाँ पर हमने कहा था जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पर क्या हुआ? ग्राम पंचायत। क्वेश्चन पूछता है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या? तो ग्राम सभा मत बोल देना। ग्राम सभा तो आप लोगों का मतदाता सूची मतदाता में जो लोग शामिल है उनको मिला के बनता है, ये तो चुने हुए प्रतिनिधि है। ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है, इस चीज में ध्यान रखेंगे। हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्ड में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पंच चुना जाता है। हर ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच और एक सरपंच होता है जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, और इनका चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, उनके मतदाता द्वारा चुना जाता है। एक सरपंच का भी निर्वाचन होता है, एक उप सरपंच का भी निर्वाचन होता है जो कि सरपंच के सहायक रूप में कार्य करता है, और उप सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता बल्कि पंचों में से चुना जाता, अर्थात अप्रत्यक्ष होता है। हर ग्राम पंचायत में एक सचिव भी होता है जो सरकारी कर्मचारी है, जो कि एक या अधिक ग्राम पंचायतों के लिए अपनी सेवाएं देता है। ग्राम पंचायत की अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की गई, किसके लिए? पंच चुनाव के लिए और सरपंच चुनाव के लिए। पंच का जो चुनाव होता है ये वोटर आप लोग करते हैं, माने गांव के मतदाता करते हैं, डायरेक्ट चुनाव होता है, इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसके बाद जो उप सरपंच की बात किया जाए तो उप सरपंच का जो चुनाव होता अप्रत्यक्ष होता, अर्थात पंचों द्वारा अपने में से किसी को उप सरपंच चुन लिया जाता है।
कार्यकाल की बात की तो प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन की नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। संरचना क्या होगा? प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंच और सरपंच से मिलकर बनेगा। आरक्षण की बात किया जाए तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में SC ST और ST ST जहाँ पर कम संख्या वहाँ पर OBC के लिए स्थान आरक्षित रखे गए हैं। आरक्षण का अनुपात उस वर्ग की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। बनता है कि कैसे आरक्षण किया जाता है, जितनी जनसंख्या उसके अनुपात पर आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। एक बात और, प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित रखे गए। बाकी जगह तो नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अपने यहाँ पर महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित रखा। बाकी जगह 1/3 आरक्षण होता है। अभ्यर्थी की अहर्ता या योग्यता की बात किया जाए तो कोई भी व्यक्ति सरपंच या उप सरपंच बन सकता है जो पंच के रूप में निर्वाचित करने के लिए योग्य हो। मतलब कम से कम उसकी 21 साल तो आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, जो भी योग्यता रखता हो, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान का सदस्य ना हो यहाँ पर, और किसी भी सरकारी सोसाइटी का सभापति उप सभापति ना हो, और सरकारी नौकरी में ना हो अर्थात लाभ के पद पर ना हो, और 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो। प्रथम सम्मेलन की बात किया जाए तो रिजल्ट प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता विहित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। विहित प्राधिकारी SDM कर सकता है, कलेक्टर कर सकता है, जो भी इसके अंतर्गत वो विहित प्राधिकारी के अंतर्गत आएगा। अविश्वास प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको देखना होगा। उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों का 3/4 बहुमत, जो कुल पंचों का 2/3 बहुमत से अधिक हो, के द्वारा पारित हो। माने इन पर अगर अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाए, पंचों पर लगाया जा सकता है, सरपंच पर लगाया जा सकता है, उप सरपंच पर लगाया जा सकता है, तो भाई वहाँ पर जो भी लगाया जाएगा तो किस भाग से 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, जो कि टोटल जितने भी लोग होते हैं पंच होते हैं उसका 2/3 बहुमत से अधिक होना चाहिए। तब उसी तिथि से सरपंच या उप सरपंच जिसके खिलाफ यह प्रस्ताव पारित है तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए गए सम्मेलन में बस सरपंच उप सरपंच अध्यक्षता नहीं करेगा। कैसे कर सकता है? जिसके खिलाफ लाया वही अध्यक्ष करेगा तो धांधली हो जाएगा, तो हम दूसरे को अध्यक्ष बनाएंगे, या तो SDM करेगा या कोई और कर सकता है। जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो नहीं करेगा। इसकी अध्यक्षता सरकार द्वारा नियुक्त विहित प्राधिकारी करेगा, किंतु सरपंच या उस सरपंच को उस सम्मेलन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। सबको अधिकार होगा। तुम्हारे खिलाफ लाएगा, तुम्हें अपना पक्ष रखोगे भाई यहाँ पर। इसको ऐसे समझ लीजिए, माना ग्राम पंचायत में 20 वार्ड है। अब अविश्वास प्रस्ताव मेरे को लाना है किसके खिलाफ? इस सरपंच के खिलाफ लाना है। और मान लो 20 वार्ड है तो 20 पंच हुए। अब 20 पंच हुए तो सर यहाँ पर 20 का 3/4 15, अगर 15 पंच इसके खिलाफ है भाई, इसको हटा दो, तो तुरंत ही हट जाएगा। मैंने सीधा कहता है 20 पंच है तो 15 पंच अगर खिलाफ है तो हट जाएगा। और 20 का 2/3 होता है, 20 का करीब लगभग 13 के आसपास होते हैं, और 13 से अधिक है। अब 13 से अधिक है, हट जाएगा। हाँ, विडम्बना तब हो जाएगा जब आपका ये हो जाता है कि 20 पंच है उसमें से 5 अनुपस्थित हो जाए। जिस दिन मतदान हो 5 अनुपस्थित हो जाए तो 15 के जितने पूरे के 15 है, 15 के 15 खिलाफ इसके खिलाफ होना चाहिए, तभी तो हटेगा। अब उसमें से एक व्यक्ति भी बोलता है, एक या 2 या 3 पे 15 व्यक्ति उपस्थित हुए, 5 व्यक्ति नहीं है, 3 चलेगा इसके खिलाफ, क्या बोले समर्थन में चलेगा, और 12 या 13 आपका इसमें चलेगा, क्या बोलना चाहिए, इधर चलेगा, इसके पक्ष में चलेगा, तो मान के चलिए गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर तभी होगा 15 व्यक्ति, मैंने 20 पंचायत 20 का 3/4 15 व्यक्ति से तत्काल हट जाता है ना, होना चाहिए 20 2/3 13 होना चाहिए। चीज़ को ध्यान में रखें। तब कंडीशन होता है जब 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाए और 4-5 इसके फेवर में जाए, तब इससे अधिक नहीं, भले पूरा सपोर्ट में आ जाए तो 12 भी सपोर्ट में आ जाए तो 13 से अधिक नहीं हो पा रहा, इसलिए वो फेल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ये कहना चाह रहा है। सरपंच या उप सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव की बात किया जाए तो 1 वर्ष काल अवधि के भीतर नहीं लाया जा सकता। अब 1 साल माने 1 साल तुरंत आया और तुरंत हम अविश्वास नहीं सा, जब तक 1 साल उसका कार्यकाल न हो जाए तब तक आप नहीं ला सकते। कार्यकाल समाप्ति के 6 माह पूर्व नहीं लाया जा सकता। अब 6 महीना बचा है तो भी आप नहीं ला सकते उसके खिलाफ। पूर्व अविश्वास प्रस्ताव के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। मान लीजिए अभी मैंने अविश्वास प्रस्ताव लाया, 1 साल नहीं हुए, वो फेल हो गया, वो गिर गया अविश्वास प्रस्ताव, फिर से वही पंच है, दोबारा फिर मैं तुरंत नहीं लाऊंगा। जब तक 1 साल वो कंप्लीट ना कर ले दोबारा उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता।
यदि सरपंच या उपसरपंच उसके खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देना चाहता है तो प्रस्ताव पारित होने की तारीख से 7 दिवस के भीतर कलेक्टर को अपील करेगा और कलेक्टर उस तारीख से जिस दिन उसे अपील प्राप्त हुआ है 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा, जो अंतिम निर्णय होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे कि अगर मैंने हटा दिया किसी सरपंच को तो 7 दिन के अंदर उसे कलेक्टर को क्या करना पड़ेगा, अपील करना होगा, और कलेक्टर जो 30 दिन के अंदर अपना निर्णय देगा। ग्राम पंचायत के सदस्यों को वापस बुलाया जाना, रिकॉल की व्यवस्था अगर बात किया जाए तो रिकॉल कैसे होता है। वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न कर दिया जाए और उसे विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत न कर दिया जाए। एक सबसे अच्छी बात है कि जनता को भी अपने प्रतिनिधि को बुलाने का हक है, इसी को कहा जाता है रिकॉल। और इसके लिए कहा गया कम से कम एप्लीकेशन देते समय जितनी जनता है, मान लो वहाँ पर जनता 200 या 300 तो 1/3 द्वारा हस्ताक्षर विहित प्राधिकारी को दोगे तभी वापस बुलाने की क्रिया रिकॉल की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद गुप्त मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत द्वारा सदस्यों को वापस बुलाया जा सकता है। इस प्रकार बहुमत पारित होने पर वह तत्काल प्रभाव से रिक्त समझा जाएगा। एक चीज़ और, कम से कम जो मतदान करेंगे तो आधे से अधिक, माने 300 है तो 150 + 1 151 होने चाहिए। वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक नहीं ला जा सकती जब तक वह पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना हो जाए। एक चीज़ और भाई, जब सरपंच या उपसरपंच आया तो 2.5 साल तक तो आप रिकॉल नहीं कर, 2.5 साल के बाद ही रिकॉल की व्यवस्था कर सकते हैं। और मान लिया जाए यदि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा ना हो गया हो, ऐसे उपचुनाव क्या, मान लीजिए कोई सरपंच चुना गया, उसकी मृत्यु हो गई, 2 साल वो कार्यकाल हो गया, तो 3 साल जो बचा, 3 साल के लिए उपचुनाव हुआ, एक आदमी जीता, तो उपचुनाव में फिर उसके खिलाफ रिकॉल लाना है तो 3 साल का आधा होता है 1.5 साल, कम से कम 1.5 साल हो जाएगा तभी आप ला पाओगे उसके खिलाफ रिकॉल। अपील की बात किया जाए तो कौन अपील करेगा। अब इनको रिकॉल के द्वारा हटा दिया जाए सरपंच उपसरपंच जो भी पंचों को, तो 7 दिवस के भीतर कलेक्टर के पास कर सकता है और कलेक्टर द्वारा 30 दिवस के भीतर निर्णय लिया जाएगा। मान लो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या यहाँ पर 300 है। अब 300 सरपंच है, 300 सदस्यों की संख्या यहाँ पर है। अब इसके खिलाफ रिकॉल है तो कौन लेके आएगा, पंच नहीं, आप जनता लोग रिकॉल करोगे और जनता लोग लेके आएंगे इसको। हस्ताक्षर 300 का 1/3 कम से कम 100 व्यक्ति का हस्ताक्षर होना चाहिए। गाँव की जनसंख्या का 300 है तो 1/3 होता है, 100 व्यक्ति का हस्ताक्षर विहित प्राधिकारी करेगा और 300 का आधा 150 होता है, 150 + 1 151 वोटर से इसको अगर हटाने की बात किया जाएगा तो तुरंत ये हटा दिया जाएगा। जनपद पंचायत की अगर बात किया जाए तो हर जिला विकास खंडों ब्लॉक में बटा होता है, जो कि गांवों का एक समूह होता है। हर विकास खंड के लिए एक जनपद पंचायत स्थापित की जाती है। हर जनपद पंचायत में सम्मिलित होते हैं कौन, सदस्य जिन्हें विकास खंड के मतदाताओं को द्वारा चुना जाता है। हर विकास खंड के मतदान क्षेत्रों समानता 10 से 25 भागों में बांट दिया जाता है और हर मतदान क्षेत्र में एक सदस्य चुना जाता है। जैसे मैंने कहा था सरपंच लोग 10 से 20 वार्ड होते हैं तो जनपद पंचायत में 5 अधिक बढ़ जाएगा, 10 से 25 वार्ड हो जाएंगे, 10 से 25 वार्ड हो जाएंगे और बहुत सारे ग्राम पंचायतों से मिलकर क्या बनता है, वार्ड बनता है। इतना याद रखेंगे। उस विकास खंड के पूर्ण या आंशिक रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्र के चुने गए सभी विधायक भी इसके अंतर्गत आते हैं। नॉमिनेट सदस्य होते हैं विधायक गण। विकास खंड के क्षेत्र में आने वाले पंचायत के 1/5 सरपंच जिन्हें चक्री आधार पर 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। सरपंच का यह चयन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। मैंने वहाँ के 1/5 सदस्य भी सरपंच लोग भी जो होंगे 1/5 जो होंगे उस इलाके के उस वार्ड के, तो मान के वो भी सम्मिलित होंगे इसके जनपद सदस्य के रूप में। प्रत्येक जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख होते हैं जो कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। माने जो सदस्य का चुनाव तो प्रत्यक्ष होगा लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से जनपद पंचायत का चुना जाता है। और हर जनपद पंचायत का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है जो सरकारी कर्मचारी होता है, जो पूरा जो कार्य यही निपटाता है, कार्यपालक अधिकारी ही निपटाता है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लो मैं बिलासपुर जिला ले लेता हूँ तो बिलासपुर जिला को ब्लॉक की संख्या 4 हो जाती है, बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर, अर्थात 4 जनपद पंचायत हो जाएंगे। और प्रत्येक जनपद पंचायत में 10 से 25 वार्ड होंगे, जितना भी जनसंख्या के अनुसार 10 से 25 वार्ड बना देंगे। और एक वार्ड की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5-6 होनी चाहिए, जो कि बहुत सारी ग्राम पंचायतों से क्या होती है, मिलकर बनती है। और अच्छे समय समझाने की कोशिश करूँ, इसमें सदस्यगण की बात करूँ, जनपद
पंचायत के सदस्यगण तो निर्वाचित सदस्य, वार्ड के जो भी निर्वाचित, जो आप गांव के लोग वोट करेंगे वो तो उनके सदस्य तो परमानेंट सदस्य हैं, लोग तो होंगे। इसके अलावा विधायकगण भी इसके सदस्य हो जाते हैं, जिसका एरिया उसमें आता है, जिसका एरिया सब विधायक नहीं होंगे, जिस विधायक का एरिया वहाँ उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ेगा वो विधायक उसमें शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जिस पंचों का 1/5 में बोला था, जितने पंच होंगे उसका 1/5 लॉटरी हर साल 1-1 साल के लिए इसके सदस्य बनते चले जाएंगे, नॉमिनेट सदस्य होंगे। इस प्रकार इनसे निर्मित होता है कौन सा, जनपद पंचायत के सदस्यगण। प्रथम सम्मेलन की बात किया जाए तो प्रथम सम्मेलन विहित प्राधिकारी द्वारा रिजल्ट प्रकाशन के यथाशीघ्र 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। मैंने कहा था अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। विहित प्राधिकारी कोई भी होता है, एसडीएम हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यदि अध्यक्ष सामान्य वर्ग से निर्वाचित हुआ हो तो निश्चित रूप से उपाध्यक्ष आरक्षित वर्ग का होगा। अयोग्यता की बात किया जाए तो संसद या राज्य विधान का सदस्य ना हो वहाँ पर, और दूसरा सरकारी सोसाइटी को उपसभापति ना हो। बाकी जो पंच सरपंच के लिए जो अयोग्यता है वो सब इसमें लागू होगा। फिर मेन विशेष संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो वहाँ पर। देखो जो सदस्य संसद विधानसभा का सदस्य जो होते हैं नॉमिनेट होते हैं, डायरेक्ट अब डबल नहीं चुनाव लड़ सकते हो ना। अब राज्य विधानसभा का विधायक भी हो और इसका भी चुनाव लड़ना चाहो तो ये नहीं हो सकता सर, आप राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होगे। हाँ, आप नॉमिनेट जरूर हो जाओगे उसके सदस्य के रूप में, सरकारी सोसाइटी उपसभापति नहीं होगा। अब इस पर प्रस्ताव ठीक उसी प्रकार लाया जाता है जिस प्रकार सरपंचों के खिलाफ लाया जाता है। मैंने कहा था सरपंच के खिलाफ जिस प्रकार लाया जाता है और सरपंच उप सरपंच, ठीक उसी प्रकार अब इस पर प्रस्ताव इनके ऊपर लाया जाएगा। अपील जो कर सकते हैं, बस अपील में थोड़ा सा अंतर, उनको 7 दिन मिला तो इनको 10 दिन मिला है। 10 प्रस्ताव की तारीख से 10 दिन संचालक पंचायत को अपील कर सकता है। ये अपील की तारीख 30 दिन के भीतर संचालक पंचायत निर्णय देगा, जो अंतिम निर्णय देगा। 30 दिन तो सब में कॉमन है, उसमें 7 दिन था, इसमें 10 दिन आपको दिया गया। जिला पंचायत की बात किया जाए तो हर जिले में एक जिला पंचायत की स्थापना होगा। माने यहाँ पर जितने 28 जिला तो 28 जिला का जिला पंचायत हो जाएगा। जिला पंचायत में शामिल क्या होते हैं, जिला पंचायत में सदस्य जो कि जिले के मतदाता द्वारा चुने जाते हैं। हर जिला मतदान क्षेत्रों में क्या होता बटा होता है। समानता 10 से 35, देखो ग्राम पंचायत 10 से 20 था, जनपद पंचायत 10 से 25 होगा, 5 बढ़ा और ये बन गया। वार्ड कितने होंगे, 10 से 35। ध्यान रखेंगे वार्ड संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि जनसंख्या भी तो बढ़ती जा रही है और हम मतदान क्षेत्र में एक सदस्य क्या होता है, चुना जाता है। विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 हो। पहले जो ग्राम पंचायत में जो जनसंख्या था कम से कम ग्राम पंचायत बनता है 1000 जनसंख्या पर बनता, वार्ड बनाया जाता है 200 पर बनाया जाता है। जहाँ पर जनपद पंचायत था तो हमने 5000 देखा, इसकी जनसंख्या बढ़ के 50,000 हो जाती है कि जनसंख्या कितनी 50,000 हो जाएगी। जिले में निर्वाचित लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। जिले के सभी जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते हैं। हर जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख होते हैं, जिन्हें के निर्वाचित सदस्यों से क्या हो जाता है, चुना जाता है। माने अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा क्योंकि निर्वाचित सदस्यगण चुनेंगे। हर जिला पंचायत में एक प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होता है, सरकारी IAS अफसर लेवल का होता है, जो इनका पूरा कार्यक्रम पूरा निर्धारित करता देखता है। परंतु लोकसभा सदस्य एवं विधानसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं, जिला पंचायत के सदस्य देखो निर्वाचित सदस्य तो होंगे, जो उनकी सीट है 10 से 35, जो प्रत्येक उसमें एक जिले में 10 से 35 और निर्वाचित सदस्य तो यहाँ पर होंगे जिनका चुनाव गांव के लोग करेंगे। प्लस जिले के लोकसभा और राज्यसभा में सांसद लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है जिनका क्षेत्र वहाँ पर पड़ता है। आंशिक रूप से पूर्णतः क्षेत्र पढ़े उनको शामिल किया जाता है, नगरीय क्षेत्र वाले को नहीं किया जाएगा। विधायक गण को भी शामिल कर लिया जाएगा जिनका क्षेत्र आंशिक या पूर्ण रूप से उस एरिया में पड़ता हो, उनको शामिल कर लिया जाएगा। इसमें कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, सभी जनपद पंचायत के अध्यक्ष को भी इसके सदस्य होंगे, ये नॉमिनेट होंगे, ये चुने हुए सदस्य कहलाते हैं। प्रथम सम्मेलन ठीक उसी प्रकार होगा। प्रथम सम्मेलन विहित प्राधिकारी तो रिजल्ट प्रकाशन के यथाशीघ्र 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। यदि अध्यक्ष समान वर्ग से निर्वाचित हुआ है तो निश्चित रूप से उपाध्यक्ष आरक्षित वर्ग का होगा, ठीक जो है जनपद पंचायत टाइप का ही होगा। अयोग्यता में भी ठीक उसी प्रकार है, संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो, सरकारी सोसाइटी को उपसभापति ना हो, लाभ के पद पर ना हो, आबादी 21 साल की उम्र से कम ना हो, बाकी जो भी सरपंच
का जो लागू होता है इसमें भी लागू होता है। अविश्वास प्रस्ताव भी ठीक सरपंच और उप सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष के जिस प्रकार बताया ठीक उसी प्रकार लाया जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के ऊपर लाया जाएगा, पूर्व सरपंच और उप सरपंच ऐसा ही होगा। अपील में भी ठीक प्रस्ताव तारीख के 10 दिन के भीतर यह अपील कर सकता है कलेक्टर को, और अपील तारीख 30 दिन के भीतर कलेक्टर निर्णय देता है जो अंतिम निर्णय होगा। इस चीज़ को आप देख सकते हो। ग्राम पंचायत कुछ समितियां बनाई जाती है। समितियां ग्राम समितियां जैसे सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, संचार कार्य समिति, सहयोग उद्योग समिति, इस समिति के द्वारा प्रशासन किया जाता है। ये 5 समिति तो स्थायी समिति होती। इसके अलावा ग्राम पंचायत चाहे तो अन्य समितियां भी बना सकती है। एक बार मैं पंचायती राज की गणपूर्ति के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ। ग्राम सभा जो होती है, जो ग्राम सभा में 2 प्रकार के ग्राम सभा, एक सामान्य एक अनुसूचित होता है। सामान्य में तो 1/10 सदस्य होने ही चाहिए, और अनुसूचित वाला है तो 1/3 सदस्य से काम चल जाएगा। जहाँ तक ग्राम पंचायत की बात है तो कम से कम जितने सदस्य है ग्राम पंचायत में, तो जितने सदस्य जो है पंच है उसका 1/आधे पंच तो उपस्थित हो, तब तो उसकी गणपूर्ति होगी। जनपद पंचायत में 1/3 कम से कम 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तब जाके उनकी क्या होता है गणपूर्ति या कोरम पूर्ता होता है। और जिला पंचायत में भी कम से कम 1/3 उपस्थित होने चाहिए, तब क्या होगा कोरम पूर्ति होगा। आप मेरा वीडियो देखते हैं इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।